छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के चर्चित व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल के चर्चित उपन्यास राग दरबारी की चर्चा करेंगे। आज हम राग दरबारी उपन्यास के कथासार को जानेंगे। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। आज का यह विषय राग दरबारी का कथासार। आधुनिक उपन्यासकारों में श्रीलाल शुक्ल जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आपने उपन्यास, कहानी, व्यंग, आलोचना आदि विविध विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। आपने लगभग 10 उपन्यास लिखे हैं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पांव, यहाँ से वहाँ, उमराव में कुछ दिन आदि आपके चर्चित उपन्यास हैं। राग दरबारी आपका बहुचर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास 35 परिच्छेदों में विभक्त है। यह व्यंग्यपरक उपन्यास है जो सन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि सन 1970 ईस्वी में इस उपन्यास पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये उपन्यास विसंगतियों एवं मूलहीनता को उजागर करता है। उपन्यासकार ने भारतीय रेल व्यवस्था की लेट लतीफ़ी, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, सड़कों की खराब व्यवस्था, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, शोषण आदि विविध विषयों को अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का कथासार या सारांश हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उपन्यास का प्रमुख पात्र रंगनाथ है, जो इतिहास विषय में एमए कर चुका है और रिसर्च कर रहा है, परंतु उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है। इसलिए अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने मामा वैद्य जी के यहाँ पर जाता है। वैद्य जी सिपालगंज में रहते हैं। वास्तव में उनका मुख्य कार्य वैद्य का नहीं है, परंतु फिर भी वे वैद्य का कार्य जानते हैं। वे छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं तथा सिपालगंज सहकारी समिति के भी कर्ता धर्ता हैं। इन्हीं संस्थाओं को चलाना अर्थात अपने अधिकार को जमाए रखना उनके जीवन का उद्देश्य है। व्यवहार कुशल होने के कारण वैद्य जी सीधे, सरल, धर्मभीरू व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु
राजनीतिक चालों में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वे अपने राजनीतिक चालों से अपने विपक्षी को आसानी से पछाड़ देते हैं। रंगनाथ के आने पर वे उसे ब्रह्मचर्य की महत्वता के विषय में बताते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल यद्यपि विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु कॉलेज में वैद्य जी का ही प्रभाव है। इस कारण से कॉलेज के प्रिंसिपल वैद्य जी की हाँ मिलाते रहते हैं और उनकी चाटुकारिता करते रहते हैं। और उनका यह प्रयास रहता है कि जब भी कोई कॉलेज में रिक्त पद होता है उस पर अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को चिपका दें। उनकी इस भाई भतीजावाद की नीति के खिलाफ कॉलेज के एक अध्यापक खन्ना जी उनका विरोध करते हैं। अतः प्रिंसिपल उनके लिए अपना दुश्मन मानते हैं और उनकी बुराई वैद्य जी के सामने करते हैं। उनकी छोटी सी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि खन्ना मास्टर प्रिंसिपल की कुर्सी को हथियाना चाहता है और वह अच्छी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के अध्यापक भी शिक्षा देने पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्हीं मास्टर में एक मास्टर मोतीराम हैं जो विज्ञान पढ़ाते हैं, परंतु उनका ध्यान विज्ञान पढ़ाने पर कम और अपनी चक्की चलाने पर ज़्यादा ध्यान है। वैद्य जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम बद्री पहलवान है और छोटे का नाम रुपन है। बद्री पहलवान अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाते हैं और जबकि रुपन कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और कई बार फेल भी हो चुके हैं। रुपन उस कक्षा के माध्यम और स्कूल के माध्यम से अपनी राजनीति कर रहे हैं। रुपन का उठना बैठना रंगनाथ के साथ है। गांव में एक सहकारी समिति है जिसके सर्वे सर्वा वैद्य जी हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सुपरवाइजर राम स्वरूप एक दिन गबन कर लेता है और 2 ट्रक गेहूं लादकर शहर बेच आता है। इसकी जानकारी होती है तो वैद्य जी इस गबन की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और उनका यह मानना है कि जो भी गबन हुआ है इसके लिए सरकार या तो पुलिस गबन करने वाले अपराधी व्यक्ति को पकड़ कर लाए और यदि पुलिस पकड़ कर नहीं लाती है तो सरकार 6,000 रुपये की जो हानि हुई है वह 6,000 रुपये का अनुदान देकर इस संस्था को बनाए रखे। उनका यह मानना है कि इस संस्था को यदि सरकार चाहती है आगे जीवित रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वह उस क्षति की पूर्ति करे। यद्यपि रंगनाथ और बद्री पहलवान ये मानते हैं कि जिसने भी वह गबन किया है उसको पकड़ा जाए और उससे वसूली की जाए, परंतु वैद्य ये समझाते हैं कि यह पुलिस का कार्य है, पुलिस उस अपराधी को पकड़े, ये हमारा काम नहीं है। यदि अपराधी पकड़ में नहीं आता तो सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करे। वैद्य जी का एक सेवक है जिसका नाम मंगलदास है, परंतु
उसको मंगलदास कोई नहीं कहता, उसको शनिचर कहकर पुकारा जाता है। उसका काम वैद्य जी की बैठक पर रहना और भांग घोटने का कार्य करना है। गांव के समाचार बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश करना इस शनिचर का काम है। प्रधानी के चुनाव आने पर वैद्य जी इस शनिचर को, जो कि कम अक्ल है, के लिए पर्चा भरवा देते हैं और अपनी सपोर्ट से उसको प्रधान बनवा देते हैं। प्रधान बनवाने का उनका उद्देश्य रहता है कि उस प्रधानी की कुर्सी पर वैद्य जी का ही आधिपत्य रहेगा। इसलिए शनिचर को प्रधान बनवाते हैं। केवल नाम शनिचर का चलता है, बाकी सारे काम वैद्य जी ही देखते हैं। और शनिचर अपनी दुकान में दाल, आटा आदि बेचता है और चोरी छुपे शराब भी बेचता है। तो इस प्रकार वह प्रधानी अपनी दुकान से कर रहा है, अर्थात वह केवल एक मोहरा मात्र है, उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर रंगनाथ को सारी व्यवस्था से घृणा होने लगती है और वह शहर जाने की सोचने लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफ़ी समय से चुनाव नहीं हुआ था। कार्यकारिणी दोबारा से उसका गठन नहीं हुआ था, तो उसके गठन की आवाज़ उठाई जाती है। और इसमें भी वैद्य जी पहले तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में पुनः अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक चालों के लिए जाने वाले वैद्य जी अपनी चालों से विपक्षी दलों के लिए नाकाम कर देते हैं और जो वोट डालने आते हैं उनके विपक्ष में उनको धमकाकर उनको वोट नहीं डालने देते हैं। इस प्रकार दोबारा भी वे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक नियुक्त हो जाते हैं। इसमें एक लंगड़ नामक व्यक्ति भी दिखाया गया है, जो अपनी नकल प्राप्त करने के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, परंतु नकल नवीस बाबू उससे अधिक रुपए मांगता है। उसकी क्षमता नहीं हो पाती देने की, और यही कारण है कि वह चक्कर काटता रहता है और जीवन भर वह नकल प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस प्रकार इस उपन्यास में उपन्यासकार ने राजनीतिक विद्रूपता और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण आदि विविध विषयों को इसमें उठाया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस उपन्यास के कथासार को समझा होगा। धन्यवाद।